इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। विनोद भाई राम राम। प्रीतम भाई आपना भी राम राम। और कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे भैया ने हमारी दोनों की राम राम। विनोद भाई, हाँ प्रीतम भाई, भाई जीरी तो जो गिर रही है भाई, यहाँ की कई जगह जामी हुई भी देखी है। बिल्कुल भाई, मौसम का बेरा नहीं चलता है। ये बारिश राम जी किस तरह, इसका तो बहुत तेज बारिश हुई ना, ज्यादा हुई है। हाँ तो भाई ये बरसात तेज है, और जब अनुमान नहीं होता कते कोई ख्याल नहीं होता भाई आज कितना बरसेगा, ना कोई ऐसा उसका मौसम है। जब शाम मन था उस टाइम कम सी बरसे, आ रही काटने वाले दिन आ रहे हैं, ईब झमाझम बरस कर हवा भी तेज। और प्रीतम भाई आजकल बेरा नहीं चलता ना, कोई से टाइम राम जी बरस जा, कोई से टाइम कति सुक्का तार देवा कति है। हाँ तो भाई गड़बड़ तो हो रही है। तो आज जो किसान भाइयों हम चर्चा आप खातर लेकर आए हैं, खास बातचीत जलवायु परिवर्तन का हमारी खेती पे क्या प्रभाव पड़ रहा है इसके बारे में, और विशेषज्ञ से हमने इसमें बात की है, तो आपके साथ साझा करते हैं ये बातचीत। डॉक्टर ममता जी, स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। आप है मौसम विशेषज्ञ जो कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हो। सबसे पहले आज हम जो बातचीत कर रहे हैं, आज हमारी बात का विषय है जलवायु परिवर्तन का कृषि पर प्रभाव। तो इस विषय पर सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जलवायु है क्या। मौसम की दशाओं के कम से कम 30 साल के औसत को हम जलवायु कहते हैं जी। तो ये जो 30 साल का जो आपने बताया, पूरा डेटा एनालाइज करते हो आप इस चीज पर, लेकिन जो परिवर्तन की जब हम बात करते तो ये परिवर्तन क्या है? जलवायु परिवर्तन जो शब्द आया है, धीरे धीरे मौसम की दशाओं में जब परिवर्तन स्थायी रूप से हो जाता है तो हम उसको जलवायु परिवर्तन कहते हैं। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि कभी भी बारिश हो जाना, सर्दी कम होना, गर्मी और ज़्यादा बढ़ना, या बाढ़ आ जाना, अकाल पड़ जाना, ये सारे के सारे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव है। हाँ जी, आपने सही समझा। तो अब जलवायु परिवर्तन की जो हम बात करें तो जलवायु परिवर्तन के पीछे क्या कारण है? जलवायु परिवर्तन के पीछे प्राकृतिक और मानव जनित कारण है। मानव जनित कारण में अम्लीय वर्षा, औद्योगिकरण की वजह से पृथ्वी का जो तापमान है सामान्य से 1.1 दशमलव बढ़ गया है। पहले 1980 के दशक में औद्योगिकरण की शुरुआत तब हुई थी, तब पृथ्वी का तापमान सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे 2020-21 आया है तापमान में बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट में, रिसर्च में ये पाया गया है कि अगर ये तापमान ऐसे ही बढ़ता रहा तो 2 दशकों में पृथ्वी का तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा, जो कि हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होगा। इस बढ़ते हुए तापमान के कारण मौसम की दशाओं में बदलाव आएगा, जिससे अनियमित वर्षा, कहीं पर बाढ़, कहीं पर सूखा और चक्रवात की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो जलवायु परिवर्तन हमें कैसे प्रभावित करती है, यदि हम अपनी बात करें तो? आपने सही सोचा कि हमें जलवायु परिवर्तन कैसे प्रभावित करते हैं। जलवायु परिवर्तन सभी को प्रभावित करते हैं, इससे कोई भी नहीं बच सकता। जलवायु परिवर्तन का आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि अचानक चक्रवात आने लग गए, उनकी जो तीव्रता है वो बढ़ गई,
जो रेनफॉल है, जो बारिश का जो मात्रा है वो अनियमित हो गई, असमय पे होने लगी, बेमौसमी बारिश है वो ज़्यादा होने लगी। ये सभी की सभी चीज़ें हमें प्रभावित करती हैं। इसके प्रभाव को समझने के लिए आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगस्त माह में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, सावन के महीने में, जबकि सितंबर के माह जब धान की फसल कटाई पर थी उस दौरान बारिश हुई। ये सभी अनियमित बारिश के लक्षण हैं जो हमें जलवायु परिवर्तन की ओर संकेत करते हैं। डॉक्टर ममता जी, देखिए, अगर जो जैसे भारत की बात कर रहे हैं तो सिंचाई की व्यवस्था जब मानसून पर आधारित है यहाँ पर, और 2/3 भाग वर्षा पर ही आधारित है, तो जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो इसमें जो कृषि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इस पर? आपने सही सोचा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की जनसंख्या का जो 57% हिस्सा है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपनी रोजी रोटी के लिए कृषि पर निर्भर है, और भारतीय कृषि मानसून वर्षा पर निर्भर है। और मानसून वर्षा है वो जलवायु परिवर्तन की वजह से क्या हो रही है, प्रभावित हो रही है। कृषि पर प्रभाव इसका नकारात्मक पड़ रहा है। 2 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान बढ़ जाएगा तो गेहूं के उत्पादन में 4 से 5 टन तक उत्पादन कम हो जाएगा। धान की फसल की बात करें तो हम वह भी उत्पादन नकारात्मक तरीके से प्रभावित होगा। धान की फसल 0.75 टन तक उत्पादन कम हो जाएगा। ऐसे ही बागवानी फसलें हैं वो भी नकारात्मक तरीके से प्रभावित होगी, क्योंकि बागवानी फसलें टेम्परेचर के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। कई बार हम देखते हैं जैसे सेब का सीजन है, उधर सर्दी कम पड़ती है, तो और कई जगह जैसे गर्मी वो अति ज़्यादा पड़ती है, तो काफ़ी कई बार परेशानी हो जाती है। लेकिन अगर जो हम जिस प्रकार से बात करें कृषि पर प्रभाव की, तो डॉक्टर साहब ये जानना चाहूँगा, जो आजकल जितनी बीमारियाँ कृषि के अंदर आ रही है, क्या ये भी जलवायु परिवर्तन का हिस्सा है कुछ? हाँ जी, इन सभी को न्योता हमने ही दिया है। वो कैसे? हमने नई नई टेक्निक लगाकर उत्पादन को बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए हैं, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष से हमारे वातावरण को प्रदूषित करते हैं, तो उससे जलवायु परिवर्तन होता है। तो ये तो रही बात जलवायु परिवर्तन की कृषि पर। हमारी अर्थव्यवस्था पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि देखिए कम उत्पादन होगा तो हमें लाभ भी कम ही होगा। हाँ जी। और अब जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को हम कैसे कम कर सकते हैं कि ताकि एक सीमित समय पर रुके और कृषि को हम बचा सके? कुछ उपाय भी है कुछ इसके? हाँ जी, वैसे तो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को हम बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन इसके प्रभाव से हम बच सकते हैं या इसके ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। कैसे कि हम उन फसलों का चयन करें या फसलों की ऐसी प्रजातियों का उत्पादन करें जो अकाल के प्रति और बाढ़ के प्रति संवेदनशील हो और उनके प्रतिरोधक क्षमता उनमें ज़्यादा हो। दूसरा, हमें हमारी जो उत्पादन क्षमता है, जो प्रैक्टिस है, उनको इस तरीके से करना चाहिए ताकि उनसे ग्रीन हाउस गैसेस कम निकलें। जैसे कि चावल की जब हम खेती करते हैं तो उससे ग्रीन हाउस गैसेस निकलती है, मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है, जो कि जलवायु परिवर्तन में अपना योगदान देती है। तीसरा, पराली जलाने से भी जलवायु परिवर्तन में सहायक होती है। कैसे? पराली जलाने से 1500 किलो के आसपास CO2 गैस निकलती है। CO2 गैस एक ग्रीन हाउस गैस है जो जलवायु परिवर्तन में सहायक है। तो पराली को हम न जला के किसी अन्य काम में भी उसमें ले हाँ सकते जी, पराली को आप ना जलाएं, या तो उसका निदान आप अपने खेत में ही कर दें। अगर आप उसका निदान खेत में नहीं करना चाहते हैं तो मशीन की सहायता से उसकी गांठ बनाकर कारखाने में दे दे, जिससे वो उसको अलग अलग ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को हम क्या ये ऐसे भी कर सकेंगे कि जो आजकल जो दवाइयाँ हम इस्तेमाल कर रहे हैं या फर्टिलाइज़र है, उसके कारण उसको यदि हम सूझबूझ से वैज्ञानिकों की सहायता लेके, कृषि वैज्ञानिकों से सहायता लेके इसको हम कम कर सकते हैं? आपने सही समझा कि गलत तरीके से इस्तेमाल किए जाने वाले
फर्टिलाइज़र का, डीएपी का और स्प्रे का अगर हम गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो उससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारा वातावरण प्रभावित होता है, हमारी मिट्टी प्रभावित होती है, जो फिर जलवायु परिवर्तन में सहयोग देती है। तो हमें इनका प्रयोग जो वैज्ञानिक गण हैं उनसे समझकर और जब ज़रूरत हो तभी करना चाहिए, क्योंकि हम जब फील्ड में जाते हैं तो हम ये पाते हैं कि किसान भाइयों को ये लगता है कि भी हाँ जितना स्प्रे करेंगे उतना ही पैदावार होगी, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं होती। तो जलवायु परिवर्तन को हम किस प्रकार से रोक सकते हैं और क्या सुझाव इसमें हम कर सकते हैं? जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए हमें अपनी कृषि की जो तकनीक है उनमें सुधार लाना चाहिए, जैसे कि धान की सीधी बिजाई करें। धान की सीधी बिजाई करेंगे तो 25% तक हम मीथेन गैस के उत्सर्जन को कम कर सकते हैं। पराली ना जलाएं और उसके अलावा वो फसलों का चयन करें जो बाढ़ के प्रति और अकाल के प्रति संवेदनशीलता को सहन कर सके। तीसरा, मौसम में होने वाले आकस्मिक चेंज को समझने के लिए आप मौसम पूर्वानुमान की सहायता ले सकते हैं। पूर्वानुमान के लिए भारत सरकार ने मेघदूत ऐप लॉन्च किया हुआ है। ये ऐप से आप मौसम का अनुमान तथा कृषि परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। और मौसम पूर्वानुमान प्राप्त करने के लिए आप कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र में भी आ सकते हैं। वहाँ पर हम आपका नंबर रजिस्टर कर देंगे जिससे आपके पास मौसम के मैसेज हैं आ जाएंगे और आप मौसम के प्रति होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। कुछ इसमें जिस प्रकार से आपने बताया कि धान की जो सीधी बिजाई है करनी चाहिए और पराली नहीं जलानी चाहिए और फसल का जो चयन है उसको भी हमें देख रेख रखनी चाहिए और साथ ही मौसम पूर्वानुमान के भी। इसके अलावा और हमें जो कृषि पर जो प्रभाव पड़ रहे हैं हम किस प्रकार से इसको रोक सकते हैं? ये सबकी जिम्मेवारी है। हमें पेड़ लगाने चाहिए, हमें ऐसे साधनों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे CO2 गैस ना निकले या फिर ग्रीन हाउस गैसेस निकलने वाले जो भी प्रोडक्ट हैं उनका इस्तेमाल हमें कम कर देना चाहिए या उनकी जगह पे हमें रिप्लेस कर देना चाहिए। ये किसानों की, सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, ये सबकी जिम्मेवारी है। हमें इसको अपने से लेकर चलना चाहिए। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन का जो कृषि पर प्रभाव है हम सब की सूझबूझ से ही हम इस परिवर्तन को रोक सकते हैं और तकनीक का सही इस्तेमाल करें और वैज्ञानिकों के जो कार्यक्रम है उसमें भाग ले और इस प्रकार से जलवायु परिवर्तन को हम काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। इसके अलावा अंत में मैं आपसे अंत में यही कहना चाहूँगी कि मौसम के पूर्वानुमान से आप अवगत रहें, क्योंकि हम प्रकृति को टाल नहीं सकते, रोक नहीं सकते, लेकिन उसको समझने का प्रयास हम जरूर कर सकते हैं। अगर हमें समझ हो गए कि यहाँ पर चक्रवात आना है या यहाँ पर ज़्यादा हवा चलेगी या तेज़ तीव्रता के साथ बारिश होगी, तो हम उस पूर्वानुमान को अगर हमारे पास पहले से ही मौजूद होगा तो वो पूर्वानुमान हम खेती बाड़ी में, हम अपनी दिनचर्या में इस्तेमाल करके उसके नकारात्मक प्रभाव से बच सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें कृषि में लाभ ले सकते हैं। जी। तो डॉक्टर ममता जी, आपने महत्वपूर्ण जानकारियाँ बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो भाइयों, ये बातचीत आपने सुनी और एक ख़ास बातचीत थी क्योंकि मौसम जो संभाला गया और हमने इसकी जानकारी से जो बदलाव करने हैं वो कर लिए, तो आने वाले कल में बेहतर खेती और बेहतर हमारा जो मौसम है वो हो पाएगा, हमारी जलवायु हो पाएगी। तो प्रीतम भाई देखो, बात मौसम की कर रहे थे तो कल के अनुमानित मौसम की बात कर लेते हैं। आज जो अधिकतम 33 और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और कल की बात करें तो यानी 24 घंटे की बात करें तो अधिकतम 32 और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और जड़े तक बारिश है तो बारिश की भाई एक आधी जगह बारिश आओगी जी। और किसान भाइयों, अब वक्त है एक लोकगीत का। रागनी और यहीं से अब अंजनाथ को निकाल दिया जाता है घर से और उधर से कान के पवन जब घर आया तो आगे अपनी माँ की न्यू पूजन लग गया। अरे माँ,
अंजना दिखाई नहीं देती, अंजना कहाँ है? चबा पवन की मानो कहने लगी, बेटे उसने तुम्हारी इज्जत का दाग लगा दिया था, उसने किसी गैर का पाप अपने पेट में पाड़ा, इसलिए मैंने बदनामी के डर से उसको घर से निकाल दिया। निवलहरी माता ने फिर चाड़ा कर दिया, उसकी कोई गलती नहीं थी। मैं रात के समय उसके पास आया था और मैं उससे मिलकर जा था। ने बोली, रे बेटा जब याद गलती बन गई, उसने बहुत कही, मैंने मानी नहीं उसकी। तो इतनी बात सुन के और एक बात के द्वारा क्रोधित होकर पवन अपनी मां से क्या कहता है, क्या बता रहा? येरी बुरा मान चाहे बलारी माने, एक गलती कर दी खास तने, येरी दरबारा में छोर माजरा ये भूखे गाछी दास तने, बुरा मान चाहे भला माने, एक गलती करे खास तने, दरबारा में छोर माजरा ये भूखे गाछी दास तने, बुरा मान चाहे भला माने, एक गलती करे खास तने, दरबारा में छोर माजरा ये भूखे गाछी दास तने। रखे 12 साल तक रही एक नींव, जाग्या को न लोभ कती, हेरी रानी त बनी काग उडाई, सारा ओ रोब कती। एक बेल थी फल लागण की, तने कतर दी गोब कती, हेरी शानी होके नस्तर की दिए, अच्छो कर दे तडोब कती, ये तो कर दे तडोब कती। हरी एक बहू तेरे घर में थी, एक बहू, हरी एक बहू तेरे घर में थी, या करनी चाहिए थी खास में, दरबारा में छोर माजरा ये भूखे गाछी दास, बुरा मान चाहे भला माने, एक गलती करे खास तने, दरबारा में छोर माजरा ये भूखे गाछी दास तने। रखे सासू देख बाट बहू की, कद आवे नहीं नवेली, पुनवासी ने व्रत करे प्रसाद चढ़ावे बेली। एक पवन तरार बेटा थवा, अंजना बहू अकेली, तेरी बात न कर पे काट गई, करे उल्टे बास बरेली, करे उल्टे बास बरेली। हरी नो मामी नारी गर्भ लाग रारी, नो मामी ना गर्भ लाग रा, वह राखी को न पारे, दरबारा में छोर माजरा ये भूखे गाछी दास, बुरा मान चाहे भला माने, एक गलती करे खास तने, दरबारा में छोर माजरा ये भूखे गाछी दास तने।
गोठा मैदान जरा करे देख बेटा कन्नू खाया जा और के बुड़का भरा करे बेटे का घर बशर है नो माला राम की फेरा करे हेरी शीलक नहीं हुई बेटे कीरी शीलक नहीं हुई बेटे की अरे कर दिया सत्या नौ महीने हुए अंजना का ठाडा या था मेहर सिंह के कर्म मारे दे बॉर्डर ऊपर के जमने कहते गोली था मारा जा ना दे जपकड़े अंदरे क्या बात कर दे लगे सजरी ते गेते बीते जमने कित सिंगापुर मरी कित सिंगापुर में मारा जा लाहौर में लगी लाश कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। और भाई कल के जो कार्यक्रम है वो बता दें। सरसों की उन्नत किस्में और बिजाई में सावधानियां, साथ ही ब्यात आए पशुओं की देखभाल, ये बातचीत करेंगे काल भाई। और आज की जो अगली बातचीत है बरसीम जो चारा है भाई उसके बारे में हमारी चर्चा है। हरे चारे के लिए उसकी बिजाई। तो भाई किस्मों की विनोद भाई बात करें तो उन्नत किस्में मेस्कावी है, हिसार बरसीम 1, हिसार बरसीम 2 ये हैं भाई। और जो मेस्कावी है 5-6 कटाई देने में सक्षम है। हरा चारा 240 से 270 क्विंटल तक ले सके हैं। और अगर बीज की बात करें तो भाई 1.4 से 1.6 क्विंटल बीज प्रति एकड़ भाई ले सके हैं। और इसी तरह अगर जो बिजाई के टाइम की बात करें तो इसमें प्रीतम भाई इसकी बिजाई तय अक्टूबर का महीना बहुत बढ़िया है। और इसके बाद बिजाई करे तो कटाई इसमें कम होगी, तो इसलिए चारे की उपज भी हमने कम मिल रहा है। और बिजाई की बात करें तो बीज की जो मात्रा है वो 8 से 10 प्रति एकड़ का प्रयोग करना चाहिए। और बीज हमेशा हमने जो
सही दुकान हो उड़े तो लेना चाहिए और पक्का बिल भी लेना चाहिए। और पहली कटाई में अच्छी पैदावार तय हमने बरसम के साथ या गोभी या अन्य जो 0.5 किलोग्राम बीज या फिर 10 किलोग्राम जई प्रति एकड़ के हिसाब से हमने मिलाना चाहिए। और इसकी बिजाई पानी तो भरे खेत में बीज को छिड़क कर हम कर सके हैं। और बीज छिड़कते टाइम यो भी ध्यान रखना चाहिए कि तेज हवा ना चल रही हो। हाँ, तो भाई 8 से 10 किलोग्राम विनोद भाई ने बीज बताया है। और दूसरी जो गोभी सरसों का बीज है वो भी मिला सके हैं भाई, अगर पहली कटाई में उनको ज़्यादा चारा चाहिए। साथ ही खेत की तैयारी 2 से 3 बार हल से गहरा जोत के सुबह लगा के करनी चाहिए। बीज उपचार भी भाई ज़रूर करें, क्योंकि जिस जीवाणु की जरूरत है खेत में, अगर वो खेतों में नहीं है और जो फालतू है, तो भाई दोनों गड़बड़ हैं। एक टिक्का सिर्फ 10 रुपये की कीमत है जिसकी, वो माइक्रोबायोलॉजी विभाग से आप प्राप्त कर सकते हैं। और राइजोबियम का टिक्का जिसने कहे हैं, बीजोपचार खातर 100 ग्राम गुड़ का आधा लीटर पानी में घोल बनाना है। उसके बाद बरसीम के टिक्के का 1 पैकेट मिला दें। इस घोल को 8 से 10 किलो बीज में ठीक डाला मिला लें। इसके ऊपर लेप बन जाए ताकि फिर इसको छाया में सुखा लें। ये हो गया भाई बीजोपचार। और प्रीतम भाई जो उर्वरक प्रबंधक की बात करें तो 1 एकड़ बरसमता हमने 10 किलोग्राम नाइट्रोजन और 28 से 30 किलोग्राम फास्फोरस उर्वरक बिजाई तय हमने पहले देना चाहिए। और इसी तरह जब सिंचाई की बात करें तो फसल बोने के 4 से 7 दिन बाद हमने पहली सिंचाई और 15 से 20 दिन बाद हमने दूसरी सिंचाई इसमें कर देनी चाहिए। और बरसम में पहली सिंचाई यह बहुत ज़रूरी है, जो हल्की मिट्टी में बिजाई के 3 से 5 दिन बाद व भारी मिट्टी में 8 से 10 दिन बाद इसमें ज़रूर देनी चाहिए जी। और कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और भाई कार्यक्रम किसान वाणी का समय ही तक भाइयों से इजाजत लें। अच्छा भाइयों, राम राम।